एफआईआई माल बेच रहा है, माल बेच रहा है, माल बेच रहा है, सुनते सुनते कान पके जा रहा है। और हालत यह है, लाल खिड़की मतलब ट्रेडिंग टर्मिनल, उसमें से काला हंस भी झांकना शुरू कर दिया। अब स्थिति इतना गंभीर है कि मार्केट में होल्ड टाइमर, मेरे जैसा आपके जैसा होल्ड टाइमर कैसे एक डिप्रेसिव माहौल में चले जा रहा है। लेकिन सवाल ये आ रहा है, ये एफआईआई माल बेच रहा है तो बेच क्यों रहा है? मुझे लगा कि इसका भी एक डिटेल विश्लेषण क्यों ना किया जाए कि एफआईआई क्यों माल बेचता है, क्यों माल खरीदता है। आज ये एफआईआई का माल बेचने का कारण का एक डिटेल पोस्टमार्टम किया जाए। देखिए, नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। देखिए, बात ऐसा है, एफआईआई 2022 में आके माल नहीं बेच रहा है या 2022 का जून महीने में आके माल नहीं बेच रहा है। एफआईआई माल बेचना शुरू किया था 2021 का सितंबर अक्टूबर से। लेकिन एफआईआई का उस दिन माल बेचने का कारण और आज माल बेचने का कारण में भारी भरकम अंतर है। अगर हम लोग ये अंतर नहीं समझेंगे तो ये पूरा खेल, पूरा चक्र हम लोगों का समझना रह जाएगा। देखिए, उस दिन जब एफआईआई माल बेच रहा था, उस बेचने का कारण कुछ और था। जनवरी फरवरी में जब एफआईआई माल बेच रहा था, उसका कारण कुछ और था। और आज जो एफआईआई माल बेच रहा है, उसका कारण कुछ और है। समस्या यह है, एफआईआई का माल बेचने का कारण सब एक के बाद एक उभरता गया। हम लोग कंप्यूटर साइंस में एक शब्द हमेशा प्रयोग करते हैं, लूप। मतलब कोई भी चीज़ एक रिपीटेटिव मोड में अगर हम लोगों को प्रोग्रामिंग में करना है तो हम लोग लूप शब्द को प्रयोग करते हैं और प्रोग्रामिंग में लूप यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ होता गया कि इसको एक कैस्केडिंग इफेक्ट के तौर पे हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं। जब पिछले साल सितंबर अक्टूबर में एफआईआई माल बेच रहा था या नवंबर में माल बेच रहा था, तब एफआईआई का दिमाग में चल रहा था ग्लोबल इन्फ्लेशन। ग्लोबल इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अब सवाल आता है, इन्फ्लेशन मतलब कोई भी एक चीज़ का, मान लीजिए ये जो मेरा हाथ में जो कलम है, इस चीज़ का दाम बढ़ रहा है। इस चीज़ का दाम बढ़ने का दो वजह हो सकता है। एक कि इसका डिमांड बहुत बढ़ गया, मतलब पहले से ज़्यादा लोग इस कलम को यूज कर रहा है, तो स्वाभाविक है डिमांड बढ़ेगा तो कोई इस चीज़ का दाम बढ़ना स्वाभाविक है। दूसरा, ये चीज़ मतलब ये कलम जिस चीज़ से तैयार हो रहा है, इसके अंदर क्या क्या है, प्लास्टिक है, थोड़ा बहुत मेटल है, इसका नीब बनाया गया, इसके अंदर इंक यूज हुआ है। ये सारा चीज़ कच्चा माल जिससे ये कलम रूप लेता है, ये सारा चीज़ का दाम बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने का दो कारण हो सकता है। एक, उसका डिमांड बढ़ना। दूसरा, उसको बनाने के लिए जो कच्चा माल लगता है उसका दाम बढ़ जाना, किसी भी कारण से हो सकता है। तो ग्लोबल इन्फ्लेशन जो हो रहा था, उसका मूल कारण था सप्लाई ड्रिवेन इन्फ्लेशन। मतलब एक सिविलाइजेशन को रन करने के लिए जो जो चीज़ का आवश्यकता है, वो सारा चीज़ को बनाने के लिए जो जो चीज़ का आवश्यकता है, वो सारा आवश्यक चीज़ों का दाम बढ़ना। जैसे कूट प्राइस बढ़ जाना, जैसे मेटल का दाम बढ़ जाना, ये सारा चीज़ के लिए एक ग्लोबल इन्फ्लेशन हो रहा था। एफआईआई ये सारा चीज़ थोड़ा पहले से भांपने का कोशिश करता है, क्योंकि वो दुनिया भर का बहुत इंटेलिजेंट दिमाग को अपने साथ रखने का कोशिश करता है, क्योंकि उनके पास धन का बहुत बड़ी सप्लाई लाइन है, उनके पास दुनिया भर का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल रहता है। तो उस वक्त एफआईआई सोचा कि ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है
तो इससे होगा ये, कंपनियों का मार्जिन में इफेक्ट होगा। स्वाभाविक है, ये 2 रुपया वाला जो कलम है मेरे हाथ में, ये 2 रुपया वाला कलम बनाने में 1 रुपया खर्च होता है। कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर सबको दे के ये 2 रुपया में मेरे हाथ में आता है। अब किसी कारण से इस 2 रुपया वाला कलम का बनाने का खर्चा अगर 1.5 रुपया हो जाए तो उसके पास मात्र 50 पैसा बचता है, क्योंकि 2 रुपया वाला कलम का दाम रातों रात वो 3 रुपया कर नहीं सकता है। अर्थात उसका मार्जिन कमता है, और मार्जिन कम हो जाने के कारण से कंपनी का बुक्स में इफेक्ट होता है, मतलब उसका प्रॉफिट या प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही घटता है। तो एफआईआई सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ये चीज़ भांप रहा था, और उसके चलते वे माल बेच के पैसा थोड़ा खाली कर रहा था। और उसका एक दूसरा वजह भी था, बाजार बहुत बड़ा हुआ था, उन लोगों का इन्वेस्ट किया हुआ शेयर काफ़ी अच्छे दाम पे था, अच्छा प्रॉफिट आ रहा था। तो इसके चलते वे लोग एक प्रॉफिट बुकिंग का भी मकसद था, और दूसरा आगे वाला समय थोड़ा कठिन हो सकता है कंपनी के लिए, इसको थोड़ा प्रीएम्प्ट करके वो लोग पैसा थोड़ा खाली कर रहा था। ये गया पहला खंड। दूसरा खंड क्या हुआ? दूसरा खंड हुआ जनवरी फरवरी में, जब जंग का स्थिति यूरोप में अराइज हो गया, उसके चलते वे लोग प्रेडिक्ट किया कि दाम और भी आगे जाके बढ़ेगा। और उन लोगों का प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं उन लोगों का जो कस्टमर होते हैं, क्योंकि एफआईआई तो घर का पैसा लाता नहीं है। जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, मतलब हम लोग पैसा दे रहा है म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर उस पैसे को मार्केट में लगाते हैं। तो वे लोग भी उनका कस्टमर का पैसा लाके दुनिया भर का अलग अलग देश में अपना स्कोप देख के इन्वेस्ट करते हैं। तो हुआ ये, क्योंकि परिस्थिति काफ़ी जटिल हो रहा था, उन लोगों का कस्टमर में अचानक से एक डर का माहौल फैल गया, और इसके चलते वे लोग क्या किया, रिडेम्पशन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे हम लोगों का यहाँ पे भी एसआईपी लोग रिडेम्पशन करते हैं अपना अपना कारण से। तो अगर क्लाइंट रिडेम्पशन मांगेगा तो उसको मजबूरन माल बेचना पड़ेगा। ये था उस पूरा प्रक्रिया का दूसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा क्या रहा? इसके चलते, रिडेम्पशन के चलते माल बेचे जा रहा था, और दुनिया भर का सारा रिकॉग्नाइज्ड मार्केट, चाहे यूरोप का हो, चाहे जापान का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोई भी डेवलप हो या इमर्जिंग इकोनॉमी हो, वहाँ का मार्केट धड़ल्ले से गिर रहा था। इसके चलते एक नया पैटर्न उभर रहा था। कैसे? यहाँ पे मान लीजिए कोई एक एफआईआई के पास टीसीएस का शेयर है। टीसीएस का शेयर आज के तारीख में करीब करीब 32 पी मल्टीपल में काम होता है। अगर राम बाबू मान लीजिए एक एफआईआई का फंड मैनेजर है, वो देख रहा है टीसीएस यहाँ पे 32 पी मल्टीपल में मिल रहा है, और वो देख रहा है कि अमेरिका में अल्फाबेट का शेयर, मतलब गूगल का पेरेंट कंपनी, उसका शेयर मात्र 19 पी मल्टीपल में मिल रहा है। तो उसके लिए ये महंगा लग रहा है और अल्फाबेट सस्ता लग रहा है। तो क्यों ना यहाँ पे थोड़ा माल हल्का करके, क्योंकि प्रॉफिट में मेरा माल है, प्रॉफिट बुक करो, पैसा निकाल के वहाँ पे क्योंकि सस्ता हो गया, वहाँ पे जाके लगा दो। इस तरह का प्रक्रिया चल रहा है। यह हो गया तीसरा खंड। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अर्थात एफआईआई का माल बेचने का एक के साथ एक दूसरा कड़ी जोड़ने का अगर हम लोग प्रयत्न करें तो क्या है, एफआईआई पहले सोचा या देखा कि ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। उसके बाद उसके सामने आया ग्लोबल जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, माल बेचा। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के चलते उसने सोचा इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है,
तो थोड़ा पैसा खाली किया जाए, क्योंकि दुनिया भर का सारा मार्केट ऊपर में था, एक बार प्रॉफिट क्यों ना निकाला जाए। ये कोई भी एक साधारण सा आदमी भी इस तरह से सोच सकता है। इसके चलते वे लोग माल खाली किया। क्योंकि वे लोग माल बेचने आए, शेयर का या मार्केट का वैल्यूएशन नीचे आया और उसी वक्त जियोपॉलिटिकल क्राइसिस जिसको प्रेडिक्ट किया जा रहा था वो अपना आकृति ले लिया। इसके चलते उसका सारा क्लाइंटों में एक डर का माहौल संचारित हो गया और वे लोग अपना पैसा रिडीम करना स्टार्ट कर दिया। मतलब पैसे का भी डिमांड आ गया। पहले उनका डर के कारण से वो लोग पैसा खाली कर रहे थे, अब सचमुच डिमांड का कारण से वे लोग पैसा खाली करना शुरू कर दिया। और यही पैसा दुनिया भर का जितना मार्केट में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, सारा मार्केट में वो लोग करते गए और करते करते हर जगह पे मार्केट अपने हिसाब से उस जगह का, उस देश का हिसाब से गिरता गया। और अब जाके मार्केट में वे लोग दोबारा देख रहे हैं कि वैल्यूएशन वाइज कौन कितना जगह पे पहुंचे। उन लोगों का मार्केट क्योंकि ज़्यादा गिरा है, उन लोगों का वहाँ का मार्केट में वैल्यूएशन, हम लोगों का मार्केट का वैल्यूएशन ज़्यादा लुक्रेटिव लग रहा है, तो इसीलिए दोबारा यहाँ पे माल बेचो, बेच के पैसा खाली करके वहाँ पे ले जाओ। लेकिन इस तरह का परिस्थिति लंबा चलता नहीं है। क्यों लंबा चलता नहीं है? ये सारा चीज़ एक 2 डायमेंशन पिक्चर आप लोगों को दिखाया, लेकिन पिक्चर में अब एक तीसरा डायमेंशन को अगर हम लोग घुसाए तो कैसा होगा? देखिए, एक FII यहाँ पे शेयर जब बेचता है, उसको बेचने से रुपया मिलता है। इस रुपया उसका कोई काम का नहीं है। ये रुपया उसको डॉलर में कन्वर्ट करके ले जाना पड़ेगा, अर्थात डॉलर का डिमांड भी बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे दोबारा वो सप्लाई डिमांड का इक्वेशन से हम लोग देखें तो चूंकि डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो हम लोगों का रुपया कमज़ोर होगा, डॉलर महंगा होगा। मतलब वही 72, 73, 74 से आज के तारीख में करीब करीब 80 के करीब हम लोग पहुँच गए। ये दोबारा उनके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, अर्थात रुपया को डॉलर में कन्वर्ट करने से यहाँ का उन लोगों का जितना प्रॉफिट हो रहा था या प्रॉफिट बुक किया, ये काफ़ी हद तक इरोड हो गया। तो ये आज नहीं तो कल रुक जाएगा। कल ही रुकेगा या और 1 हफ्ता चलेगा या और 2 हफ्ता चलेगा या और महीना भर चलेगा, ये कहना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। लेकिन परिस्थिति जिस तरह से पहुंचा, क्योंकि वे लोग करीब करीब 10 महीने से माल बेचा है, तो ये जगह पे वे लोग कहीं ना कहीं एक ठहराव आ सकता है। तो आज का इस एपिसोड के माध्यम से हम लोग एक बुनियादी जगह या एक क्रूड लेवल में FII क्यों माल बेच रहा है और माल बेचने का क्या क्या कारण पीछे काम कर रहा है, इसके ऊपर एक छोटा सा विश्लेषणात्मक एपिसोड बनाया। आशा करता हूँ इससे आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ जानकारी मिला। धन्यवाद।